वंदे दोस्तों, वाक्षी की समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ऑटोबायोग्राफी का शायद आज 7वां एपिसोड है। उम्मीद है आपने पिछले 6 एपिसोड्स देख लिए होंगे। छठे एपिसोड में हम बात कर रहे थे 4th ईयर ग्रेजुएशन की, जो मैंने कल शूट किया था। कुछ उसमें टॉपिक रह गए थे जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो मैंने बताया था उसके अंदर मुख्य रूप से जो एक टॉपिक रह गया था वो ये रह गया था कि 4th ईयर ग्रेजुएशन के अंदर वो 3 बच्चे जो बाइक पर मुझे मिले और उन्होंने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार लोग कितना शातिर तरीके से सोच सकते हैं। मैंने ऐसी चीज़ें केवल फ़िल्मों में देखी थी, मुझे नहीं पता था कि दुनिया रियलिटी के अंदर भी इतने बड़े प्लान्स बना सकती है। मेरा जो ग्रेजुएशन का टाइम रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने मुझे दुनिया दर्पण के रूप में दिखाई थी। जिस चीज़ को हम 12th तक जब थे तो हम भोले भाला जीवन जीते थे, मुझे असली दुनिया क्या होती है वो मुझे ग्रेजुएशन के दौरान ही पता चली थी। और लोगों का दिमाग कितना शातिर हो सकता है, लोग कितने अच्छे हो सकते हैं और कितने ख़राब हो सकते हैं, ये दुनिया मुझे मेरे ग्रेजुएशन के दौरान देखने को मिली थी, जिसने मुझे एक बहुत ताकतवर व्यक्ति के रूप में आगे डेवलप किया था। तो मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को 11th 12th जब वो कर लेते हैं, लेकिन 11th 12th के बाद अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो जाने दो, दुनिया उन्हें सीखने दो। जितनी कम उम्र में इस दुनिया को सीख पाएंगे उतनी जल्दी वो अपने जीवन में सबल हो पाएंगे। तो मैं बताता हूँ 4th ईयर ग्रेजुएशन में एग्जैक्टली हुआ क्या था। 4th ईयर तक जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुँच गया था, जैसा मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया है, यूनिवर्सिटी के अधिकांश लोग मुझे जानते थे क्योंकि स्टेज पे हम परफॉर्म करते थे। आई वॉज़ ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश स्टार। मैक्सिमम लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी अच्छी हो गई थी। तो हुआ ये था कि 4th ईयर का उस समय पे उसके बाद में कोई रिक्रूटमेंट्स नए साल की चल रही थी, तो इंटरव्यूज़ चल रहे थे, वो होती है ना काउंसलिंग चल रही थी हमारी यूनिवर्सिटी में। तो उस दौरान मैं कुछ टीचर्स से और कुछ लोगों से मिलकर एक बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। अब क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का जाना माना चेहरा था, तो मेरे पास में 2 लड़के बाइक पर आए और उन्होंने बोला, भैया प्रणाम, कैसे हो आप? मैंने कहा जी बढ़िया हूँ। उन्होंने कहा भैया आपकी मदद चाहिए कि आप तो इतने पॉपुलर हो, इतना सब कुछ है। एक लड़का है हमारा दोस्त है, वो बाहर जो है यूनिवर्सिटी के बाहर बैठा है, लेकिन उसका काउंसलिंग के अंदर नंबर नहीं आ पा रहा, और आप उसके अंदर, आपकी तो इतनी जान पहचान है अंदर, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ उसको ला दो, उसकी थोड़ी सहायता कर दो तो उसका एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उससे पूछा भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा? कह रहे सब कुछ तैयार है, बस 1-2 कागज़ की प्रॉब्लम पड़ रही है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो हो जाएगा, आप एक बार ट्राई कर लो। तो सामान्य रूप से मुझे लगा कि यार मेरी सहायता करने से अगर किसी व्यक्ति का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा हो तो मदद कर देनी चाहिए। अच्छा, वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया हमारे साथ बाइक पे बैठो, प्लीज़ उसको ले आते हैं, यूनिवर्सिटी के जस्ट गेट के बाहर ही है, और प्लीज़ आप थोड़ी मदद कर दो। मैं उनके साथ बाइक पर बैठ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो चल लेते हैं, ले आते हैं, भाई से मिल लेते हैं, क्या समस्या समझ लेते हैं, कुछ मेरी तरफ से मदद हो पाएगी तो मैं मदद कर दूँगा। ऐसा करके मैं उनके साथ बाइक पर बैठ गया और हम 3 लोग जो हैं वो बाइक के साथ में यूनिवर्सिटी के बाहर गए। गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी थी मेरी हिसार में, जिसमें मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके एक गेट से बाहर निकले तो लेफ़्ट साइड में चले। लेफ़्ट साइड के अंदर थोड़ा सा आगे जाकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एरिया रहता है, तो वो मुझे साइड के एक साइड वे का जो घास वास का इलाका था, थोड़ा सा जंगल का इलाका था, उस तरफ ले गए। वहाँ पे हनुमान मंदिर था एक, तो वहाँ पर ले गए। तो वहाँ पर लेकर गए और बोले कि भैया यहाँ पे हमारा मित्र है, एक बार इससे बातचीत कर लो। तो मैं जैसे ही गया, वहाँ पर एक लड़का जो था वो और खड़ा हुआ था। तो कुल मिला के वो 3 लोग हो गए। और मैं जब उनके पास में वहाँ पहुँचा तो उन्होंने जाते ही जो तीसरा बंदा था वो वहाँ पे घूमा, और घूमने के बाद में उसने अपने हाथ से चाकू निकाल लिया। चाकू निकाल कर उसने दिखाया और उसने कहा कि पकड़ के ले आए इसे। तो मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो, ये तुम लोग कौन लोग हो, क्यों मेरे को यहाँ लेकर आए हो? तो उन्होंने फिर मेरे को बोला, जो वो लड़का था जो वहाँ वेट कर रहा था, वो कहता साले ज़्यादा शाना बनता है, तू ज़्यादा हीरो बनता है, तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? अब मैं ये सोचने लग रहा भाई ये कौन लोग है, कौन इनकी बहन है, क्या चीज़ है। मैंने कहा अरे भैया तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम्हें कोई दिक्कत हो गई है, किसकी बात कर रहे हो? मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। वो कहता है तेरे को मैं बताता हूँ, हमें सब इन्फॉर्मेशन है।
तू हॉस्टल में कल शाम को गया था ना, तूने मेरी बहन को छेड़ा था, सारी रिपोर्ट है मेरे पास। उसका वो लेटर निकाल, जो लेटर तूने उसको भेजा था, और उसकी एक कॉपी तेरे पास में है। मैंने कहा भाई मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने एक दूसरे बंदे को कहा इसकी तलाशी ले। तो उस बंदे ने जो है वो मोड़ा, तो एक बंदे ने जो है मेरे उसका पर्स निकाला। पर्स निकालने के बाद कहा मैं इसमें चेक करता हूँ लेटर है कि नहीं है। दूसरे बंदे ने मुझे मोड़ा, मोड़ने के बाद मेरी पूरी चेकिंग करने लगा। उसने बोला भाई इसके पर्स के अंदर तो कोई लेटर नहीं है। कहता ठीक है पर्स इसकी जेब में रख दे। तो उससे बोला कि भैया ये तू बता तूने मेरी बहन को क्यों छेड़ा और क्या कहा। मैंने कहा देखो भैया तुम्हारा मजाक हो गया बहुत, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, और ये जो तुम्हें गलतफहमी हुई है इसका जाके इलाज कराओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ऐसा करने के बाद में वो तीनों बोले ठीक है, तो एक काम करते हैं अपनी बहन के पास ही तेरे को लेकर चलते हैं, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम्हें लेके चलना, अपनी बहन के पास ले चलो, मुझे क्या है। तो उनमें से क्या हुआ, 2 बंदे बैठे, उसके बाद में बीच में उन्होंने मुझे बिठाया, और बिठाने के बाद में वो बाइक लेके चले। जब बाइक लेके चले तो उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर आना था, अंदर आने की बजाय वो मुझे और ज़्यादा सुनसान एरिया के अंदर ले गए। और लेकर जाने के बाद में वो दोनों उतरे, और उन्होंने फिर से चाकू निकाला और बोला कि चल अपने हाथ से अंगूठी निकाल। उस समय पे मैं सोने की अंगूठी पहनता था। माता जी का कहना था कि पुखराज जो है वो तेरे लिए अच्छा है, मेरा गुरु जो है वो ग्रह के रूप में वीक था, तो पुखराज सोने के अंदर मैंने हाथ में पहना हुआ था। जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने हाथ की अंगूठी निकाल, अब मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो ड्रामेबाजी कर रहे थे, ये तो लूटने की दृष्टि से आए हुए हैं, नहीं तो बहन का किस्सा होता तो अंगूठी निकालने के लिए क्यों बोलते। तो उन्होंने कहा चल जल्दी से अंगूठी निकाल। जैसे ही उनको ये आया, क्योंकि गर्म खून था, जवान था, मजबूत शरीर था मेरा, तो मैंने उन्हें कहा कि सालो अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो मैंने उनका कॉलर पकड़ लिया, उनमें से एक का, मैंने उस जिसने चाकू पकड़ा हुआ था उसी का मैंने कॉलर पकड़ लिया और उसके हाथ का चाकू पकड़ लिया। और ऐसे में मैं उसको मारने वाला था कि इतने में वो बंदे ने मेरा हाथ छुड़वाया, दोनों बाइक पर बैठ के भाग गए। तो जब दोनों बाइक पर बैठ के भाग गए, तब मैं वहाँ से फिर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ पैदल जो था वो आने लगा। यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते हुए मैंने ये सोचा यार ये एपिसोड जो मेरे साथ हुआ ये हुआ क्यों। भाई इनको इनकी बहन का मामला था क्या? अगर बहन का मामला होता तो ये बहन के सामने लेकर आते, दूध का दूध पानी का पानी कराते, और ये मेरे तो इन्होंने अंगूठी लूटने की कोशिश करी। तो बहन का तो प्रॉब्लम था नहीं, ये एक तरह के लुटेरे थे। अच्छा अगर लुटेरे थे और सुनसान एरिया में लेकर चले गए थे और चाकू भी ले आए थे, तो ये मुझे अगर चाहते तो लड़ाई झगड़ा करके मुझसे अंगूठी ले भी सकते थे, तो इन्होंने अंगूठी क्यों नहीं ली? तो अगर ये लूटने की मंशा से आए थे तो इन्होंने बिना कुछ लूटे कैसे चले गए? ये सब कुछ सोचते हुए मैं वापस आ रहा था। यूनिवर्सिटी के अंदर जब गेट में मैं एंटर हुआ तो मैं बजरंग बली का धन्यवाद करने लगा। मैंने कहा यार अच्छा खासा 3 लुटेरे थे, लेकिन मैं ये सोच के परेशान था यार इन्होंने मुझे पौने घंटे तक, आधे पौने घंटे तक मेरा दिमाग ख़राब रखा और कुछ लूटा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर उन्होंने आधे पौने घंटे मुझे रखा, कोई भी चोर होगा आपको आधे पौने घंटे एंगेज करेगा। मैंने कोई बहुत बड़ा एक्शन तो किया नहीं था, मैं लड़ाई के मोड में आया था, लेकिन लड़ाई तो हुई नहीं थी उनके साथ में। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये सोचते सोचते मैं आ रहा था। तो साथ में स्टेशनरी की शॉप थी, तो जब मैं स्टेशनरी की शॉप के अंदर एंटर किया, मेरे को थोड़ी किताबें वगैरह लेनी थी। मैंने कहा चलो जाते हुए मैं कुछ किताबें वगैरह ले लूँ। तो मैंने जब किताबें वगैरह ली, लेने के बाद में मैंने उससे पूछा भैया कितने पैसे हुए? उसने कहा भाई साहब 1100 1500 इस तरह हुए। तो मैंने उस समय पे अपने जेब से पर्स निकाला, और निकालने के बाद जब पेमेंट करने लगा तब मुझे ध्यान आया अरे पर्स के सारे पैसे तो चोरी हो गए। आप समझ रहे हैं? अब मैं ये सोच रहा हूँ यार ये पर्स के पैसे कैसे चोरी हो गए? पर्स तो मेरी जेब में ही था, ये तो अंगूठी मेरे से टारगेट कर रहे थे। तब मुझे ध्यान आया जब मैं हनुमान मंदिर में, जब इन्होंने पर्स निकाला था उसको पत्र को चेक करने के लिए, वो इन्होंने पत्र को चेक नहीं किया था, वो बड़े शातिर तरीके से इन्होंने किया था। इन्होंने पर्स निकाला, पर्स निकाल कर एक बंदा जैसे ही चेक करने लगा मेरे सामने, भाई मेरे सामने चेक कर रहा है, इतने में दूसरे बंदे ने मुझे घुमाया 2 सेकंड के लिए, अच्छे से चेकिंग करी और वापस घुमा दिया। उस 2 सेकंड के अंदर अंदर उसने मेरे पर्स में से पैसे निकाल कर अपनी जेब में रख लिए और खाली पर्स फिर मेरे दोबारा जेब में डाल लिया। वहाँ पर मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा यार लोग कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ ईच एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड। और चाकू उन्होंने दिखाने के लिए लेकर आए हुए थे, वो हमला नहीं करना चाहते थे, नहीं तो कोई चोट पीट लगती तो बड़े केस हो जाते, पुलिस केस हो जाते। वो चाह रहे थे कि डरा धमकाकर इसकी अंगूठी सोने की निकाल लें। तो वो तीनों लोगों ने जब मुझे लेकर आए, यानी कि यूनिवर्सिटी पे इन तीनों ने में से 2 लोग ने पहले ये देखा कि आज का हमारा सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट कौन हो। तो उन्होंने वहाँ से वो देखा जो बंदा ज़्यादा पॉपुलर था, ताकि उससे इस तरह की बातचीत हो के बहला फुसला के बाहर आ सकें। दूसरा उन्होंने वहीं यूनिवर्सिटी में नोट करा कि हाथ में अंगूठी किसके है,
सोने की अंगूठी। दैट इज़ द रीज़न कि उसके बाद में मैंने कभी हाथ में अंगूठी वगैरह नहीं पहनी, और वो लेसन था जिसके कारण आज मैं अपनी पत्नी को भी कोई ज़ेवर ज़्यादा पहनने नहीं देता। आर्टिफिशियल मैं इसलिए नहीं पहनने देता क्योंकि वो शरीर की एनर्जी कम करती है। प्योर मैं इसलिए नहीं पहनने देता, मैंने कहा घर में पहन के बैठ जाओ, बाहर घूम के आने की दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी उसका मन भी होता है तो मैं कहता हूँ भैया गाड़ी में जाना है और गाड़ी में आना है तो तुम जेवर पहन के जाओ, वहाँ पहनकर आप इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमोगे। उसका रीज़न ये है कि जेवर चोरी होना नुकसान नहीं है, जेवर के चक्कर के अंदर नुकसान हो सकता है। जो लूटेगा वो आपकी गर्दन को भी छीलेगा, वो आपके जब कुंडल खींचेगा तो कान के अंदर भी घाव होगा। तो इन चीज़ों को सीखते हुए मैं अपनी पत्नी को भी ज़्यादा जेवर जो है बनवा देता हूँ। शौक़ के लिए पहनती है, करवा चौथ पे पहने, आसपास रहे, एक अलग बात है, नहीं तो मैं उनको ज़्यादा जेवर पहन के इधर उधर जाने नहीं देता। ये लेसन मैंने उस समय पे सीख लिया था। तो यानी ये देखिए वो 2 लोग मुझे यूनिवर्सिटी में फ़ॉलो कर रहे थे, फिर मुझे पूरी कहानी स्टेशनरी की दुकान के बाद समझ में आई। उन्होंने वहीं पर देख लिया था कि इसके हाथ में सोने की अंगूठी है, यानी ये बंदा अच्छे घर का है, इसके पर्स में भी माल मिलेगा, सब मिलेगा। वो देखिए वहाँ से उन्होंने प्लानिंग करके किस तरह से काम किया था। तो ये एक लेसन था 4th ईयर के अंदर जो मुझे सीखने को मिला था, और मैच्योर बनाया इन्होंने। इसमें मुझे लगा यार हम लोग तो यार इतनी प्लानिंग ही नहीं, भाई एक्चुअली नहीं प्लानिंग कर सकते, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनका प्लान बनता है, तो उनका इस तरह से है। एक और एपिसोड है, वो 3rd ईयर का एपिसोड है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यूनिवर्सिटी का। देखो मेरे माताजी पिताजी हम लोग अग्रवाल फैमिली से, और अग्रवाल फैमिली की एक खासियत होती है कि उनके पास अगर कुछ पैसा हो भी, बनिए जो होते हैं खासकर, वो अपना पैसा अपने बच्चों को कभी दिखाते नहीं हैं। मुझे लगता है ये अग्रवाल फैमिली की एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे पंजाबी फैमिलीज़ में होता है कि अगर आप अमीर हो तो आपके बच्चों को पता है कि मैं अमीर हूँ। भाई अग्रवाल बनियों के अंदर अगर आप ये, अब कल्चर चेंज हो गया अग्रवाल और बनियों में कि बच्चों को गाड़ी बंगले और ये सब दिखा दिया आपने। पिछली जनरेशन तक, मेरे पिताजी की जनरेशन तक अग्रवाल बनियों के पास बहुत पैसा होता था, छुपा रहता था घर में, बच्चों के सामने बिल्कुल सादे कपड़ों में घूमते हैं, स्कूटर पे घूमते हैं, पूरी ज़िंदगी बिना एसी के रहेंगे, सब रहेंगे। केवल बच्ची की, जब लड़की की शादी होगी तो पैसा दिखेगा, अदरवाइज़ ज़िंदगी में कोई दूसरा ऐसा चीज़ नहीं होता था, फंक्शन नहीं होता था जब आपको किसी बनिए के पास कितना पैसा ये दिख जाए। वो कल्चर हमारे घर में भी था। मुझे आज भी याद है जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया था 1st ईयर में, तो लोगों के पास, जो बाकी बच्चे थे वो बाइकें अपने घर से लेकर आए थे, गाँव के बच्चों के पास भी बाइकें थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल देकर भेजी थी। यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या करोगे बाइक का, 18 साल की तुम्हारी उम्र है, 18 साल की तो है, तो साइकिल चलाओ, अपने आप कमाओगे तब उस दिन बाइक लेना। तो 1st ईयर और 2nd ईयर में एक साइकिल थी मेरे पास यूनिवर्सिटी में, जिसको हम चलाते थे। तो ये तो साइकिल थी मेरे पास में। 2 साल जब गुजर गए तो एक दिन पिताजी ने कहा कि चलो भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आते हैं, देखते हैं तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो एक दिन पिताजी और माताजी जो थे वो यूनिवर्सिटी में मिलने के लिए आए। 3rd ईयर तक मेरी रेपुटेशन यूनिवर्सिटी में ऐसी बन गई थी कि टीचर्स क्या, डिपार्टमेंट क्या, सब लोग प्रभावित हैं कि भाई ये बंदा बहुत बढ़िया है। तो उस समय पे जो इंजीनियर साहब, जैसे मैंने आपको मेंशन करा पुरानी वीडियोस में, पिताजी आए तो इंजीनियर साहब के ऑफिस में बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इंजीनियर साहब कह रहे हैं भैया आपका बेटा तो हीरा है, ये क्या ज़बरदस्त बंदा लेकर आए हो आप। 2-3 और डिपार्टमेंट के टीचर से मुलाकात हुई। अब मेरे पिताजी का सीना छोड़ा। मेरे पिताजी मुझे ज़िंदगी में सबसे निकम्मा आदमी मानते थे। एक तो मैं उन्हें कुछ बताता नहीं था, माता पिता को मैं अपने कुछ समझता नहीं था, बात मैं उनसे करता नहीं था। अब मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी में आए, उनको लगा ठीक है यार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा होगा। जिस एक्टिंग को, जिस डांस को वो बचपन से नफ़रत करते थे, मैं जब डांस की प्रैक्टिस करता था, कहते नचनिया बनेगा बड़ा होके, क्या बनेगा, ये क्या है, ये फिल्मों का भूत है, कुछ है, इसको 3rd ग्रेड काम मानते हैं हमारे घरों के अंदर। तो वो जब यूनिवर्सिटी में पहुँचे और उन्होंने देखा यार यहाँ तो इतने बड़े बड़े जो है लोग ऑफिस में बैठे हुए मेरे बेटे की तारीफ़ कर रहे हैं। तो जैसे आपकी वो आमिर खान की फ़िल्म थी दंगल, उसके अंदर वो आमिर खान बोलते हैं शाबाश, तो ऐसा मेरे पिताजी ने बाहर निकल कर बोला भैया शाबाश। और दूसरी चीज़ उनको जो प्रभावित करके गई उस समय पर वो ये थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, मेरा जो मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था। तो जब मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था तो उस समय पर डीएसपी के जो वो थे, पीए जो थे, उनसे दोस्ती हुई थी। तो वहाँ जाके मैंने पिताजी को उनके ऑफ़िस में बिठा दिया। मेरे पिताजी ज़िंदगी में पहली बार किसी डीएसपी के पीए के ऑफ़िस में बैठकर चाय पी रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भाई मिनी सेक्रेटरीट के अंदर मेरे लौंडे ने मुझे बिठा दिया, भाई ये तो ज़बरदस्त चीज़, कुछ धमाका ही कर रहा है। अब मेरे पिताजी घर आकर ऐसे चौड़े हो रहे हैं और मेरे ताऊ जी के सामने बता रहे हैं अरे बेटा मेरा ये कर रहा है, वो कर रहा है, बढ़िया। अब पिताजी खुश हुए तो उन्होंने 3rd ईयर में दोबारा शाबाश बोलने के बाद कहा बता क्या चाहिए।
मैंने कहा भाई यार तुम यार थर्ड ईयर में इतना पॉपुलर बंदा हूँ यूनिवर्सिटी का, सब लोग बाइक लेके घूमते हैं, तुम मुझे वो खटारा सी साइकिल 2 साल से चल रही है, मैंने कहा एक बाइक दिलवा दो। पिताजी खुश हो गए, मतलब बनियों के घर में खुश हो गए। और बाइक दिलवाना एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भैया तुम्हें बाइक दिलवाते हैं। तो उस समय पे मेरे ख्याल प्लेटिना की एक बाइक जो थी वो 42,000 रुपये की आती थी, 42,000 की मुझे याद है। वो पिताजी ने दिलवाई और हिसार तक जो है पिताजी हमें बाइक पर छोड़ने आए। तो थर्ड ईयर के अंदर मुझे मोटरसाइकिल यानी कि बाइक मिली थी, और वो एक तरह से काबिलियत में मिली थी। जब मेरे पिताजी को यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बड़ा गर्व महसूस हुआ। एक तो भैया के डीएसपी के ऑफिस तक में इसकी जानकारी बन गई, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स और टीचर्स भी इसकी तारीफ़ करते हैं, जो उन्होंने कभी अपने जीवन में कॉलेज में कभी पाई नहीं थी। तो इसमें उन्होंने कंपैरिजन करा होगा, उन्होंने कहा बच्चा 30 मार्क का निकल गया तो चलो कोई बात नहीं। तो ये एक चीज़ थी जो लगी मुझे। और ये 2-3 एपिसोड्स मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के जो पेंडिंग थे वो मैंने आपको बताए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बचपन से ही मुझे ये ज़रूर महसूस हुआ कि ईश्वर का मैं एक अलग से ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। ईश्वर ने मुझे अलग तो बनाया है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ कि उसने मुझे अलग बनाया, अलग बुद्धि दी, आगे बढ़ने की अलग प्रेरणा दी, और उसने मुझे उस मार्ग पर चलाया भी, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मेरा रोल रहा नहीं है। ये मैं आज महसूस कर सकता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं आज जो कुछ भी बन पाया हूँ उसके अंदर 0.0001% भी मेरा कुछ नहीं है। ईश्वर ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, ईश्वर उसके अंदर मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, ईश्वर आगे बढ़ने की मुझे एनर्जी दे रहा है। लेकिन उसने एक इतनी बेहतरीन फ़िल्म बनाकर मुझे दे दी, जिसको जीकर मैं आपके साथ में अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी तो केवल 6-7 ही एपिसोड्स हुए हैं। अभी तो आपको जर्नी आगे मज़ेदार महसूस होगी। अभी तो मैंने इसमें अध्यात्म का एंगल अभी तक जोड़ा नहीं है। जब अध्यात्म इसमें जुड़ेगा तब आपको इसमें इतना असीम आनंद आएगा। वो कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, आप पढ़ना, वो तुलसीदास जी जब रामायण लिखते हैं अपनी, है ना, तो वो जो आपकी रामायण के दौरान तुलसीदास जी सबसे पहली लाइन ये लिखते हैं कि जितनी रामायण मैं ये काव्य रूप में लिख रहा हूँ, इस रामायण के अंदर केवल एक ही सुंदर चीज़ है, इसको कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। इसके अंदर जो है इसमें हज़ारों खामियां हैं। मैं कवि के रूप में मैं खुद को कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खोखली किताब है। इसमें केवल एक ही शब्द है जो इसको महाकाव्य बना रहा है। इसमें वो एक ही शब्द है जो मुझे महान कवि बना रहा है। इसमें एक ही शब्द है जो इसको पूजनीय बना रहा है, वो शब्द है राम। तो जो रामायण में लिख रहा हूँ उसमें से आप राम निकाल दो, रामायण जो लिख रहा हूँ इसमें से राम शब्द निकाल दो केवल, तो यही जो काव्य जिसमें मैं महान कवि के रूप में अगर आपको परिवर्तित हो रहा हूँ तो वो खोखला कवि है। ये पुस्तक खोखली है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। तो ऐसा ही जीवन जो वरुण कुमार का आपको आज प्रतीत हो रहा हो, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो आने लग गए और कहने लगे वरुण जी आपकी ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छी है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। अब मैं ये सोच के हैरान हूँ, मैंने कहा यार 70-80 तो व्यूज़ हैं, और कम से कम अभी 15-20 लोग मुझे बोल चुके हैं यार आपकी ऑटोबायोग्राफी देखी भाई साहब बहुत बढ़िया लग रही है। मैं ये सोच रहा हूँ यार 70-80 व्यूज़ में से 15 लोग आके मुझे बोल चुके हैं, तो या तो ये वीडियो बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, तो 80 व्यूज़ ही क्यों हैं। और आप समझ रहे हैं, ये है जीवन, ये चमत्कार, और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। भाई 50 लोग देखें, 70 लोग देखें, लेकिन आनंद की अनुभूति हो आप में भी, हम में भी, और हम जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ, और ज़्यादा अच्छा सीख पाएँ। इतना बड़ा जीवन 60-70 साल का बीतेगा कैसे? नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें करो, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करो। तो ऐसे ही जीवन जो है मेरा भी खोखला है। ये जितनी कहानियाँ मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ, इन सारी कहानियों के अंदर अभी तो अध्यात्म जब जुड़ेगा तब आप उस आनंद को महसूस करोगे। वो तो जवानी का टाइम था ना यूनिवर्सिटी का, तब तक तो इतना सब कुछ मैंने पकड़ा नहीं था। राम को तो मैंने उस समय भी पकड़ रखा था, लेकिन राम की असली अनुभूति तो उसके बाद शुरू हुई जब मैंने ईश्वर को जगह जगह पे परखने की कोशिश करी। सीधा वार्तालाप हुआ ईश्वर से, है तो प्रूव कर, ये हो गया तो मान जाऊंगा तुझे। और उसने एक बार भी मुझे ये कहने का मौका नहीं दिया कि मैं नहीं हूँ, आगे बताऊंगा जर्नी में पता चलेगा। तो ऐसे ही वरुण कुमार का जीवन है, इसमें से आप राम शब्द को निकाल दो
तो ये बिल्कुल खोखला हो जाएगा। और इसी में राम शब्द डाल दो तो वो आनंद लेकर वरुण कुमार को कुछ और बना देगा। इस चीज़ की अनुभूति मैं कर चुका हूँ, इसीलिए जीवन के अंदर खुद से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं उस ईश्वरीय तत्व को मानता हूँ। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे जीवन को ये ऑटोबायोग्राफीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हों, मैं अगर ठीक लग रहा हूँ, मेरे व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस व्यक्ति के अंदर सब कुछ केवल राम ने ही किया हुआ है। उस राम शब्द को अगर मेरे जहन में से निकालना तो खैर अब मुश्किल है, क्योंकि बहुत आगे बढ़ गए हम, लेकिन अगर कभी निकल गया तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस चीज़ की हम अनुभूति कर चुके हैं। यही कहूँगा, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर में हैं, उनका राम से प्रेम और राम से सानिध्य ज़रूर करवाएं। अभी लेसन है, छोटी बच्ची हो गई है ना 3 साल की, तो बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि रिसर्चेस चल रही हैं उसके ऊपर। इस समय पे मेरे रिसर्च के सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है कि मैं अपने बच्चों को बहुत जल्दी ज़बरदस्त काबिल कैसे बनाऊँ। आप समझ रहे हो, इस चीज़ को मैं प्रूव करने में ये सबसे बड़े रिसर्च का विषय है मेरे अगले 7-8 साल में। पिछली वीडियो में भी मैंने यही बताया था। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे कैसे इस पूरे भारतवर्ष को, कैसे पूरे देश को एक नई दिशा देने में कामयाब होंगे, पूरा का पूरा फोकस मेरा इस चीज़ पे है। और कितनी जल्दी होंगे, समय ख़राब नहीं करेंगे और कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए। इसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी नींव जो मैंने रखी है वो ये रखी है, वो इस फ़िलॉसफ़ी के ऊपर आधारित है कि 40 साल की मेरी उम्र हो गई, आज भी मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद राम की मदद मांगने के लिए दिन रात मांगता नहीं हूँ, वो भी एक दर्शन है, लेकिन राम ही है जो मेरे जीवन को कर रहा है। तो जब राम मेरे जैसे व्यक्ति का जीवन चला रहा है, जो इतना धुरंधर है, जिसके पास इतना टैलेंट है, इतना स्किल है, जो बड़े बड़े कामों को परिवर्तित कर चुका है, पूरी ऑटोबायोग्राफी में आप देखेंगे क्या क्या स्किल है। बिज़नेस जो आज हम ऑर्गेनिक का कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर पा रहा। तो इतना सब कुछ जो मैं हासिल कर चुका हूँ, वो सब राम ने मेरे लिए करवाया है। तो वही राम तो बच्चों को अच्छा करेगा, मैं कौन होता हूँ मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाऊँ। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मेरे छोटे बच्चों को मैं राम के सानिध्य के अंदर डाल रहा हूँ। मेरी बच्ची सारा दिन हनुमान जी और राम जी के नाम को जपती रहती है। मौका मिलता है तुरंत रामायण दिखाओ, और दिन रात वो कहती है हनुमान जी ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करूँगी। तो पूरा दिन मैं उनको राम जी और हनुमान जी के सानिध्य में पाल रहा हूँ। और इसीलिए उस बच्ची को विलक्षण करने में मेरा योगदान नहीं रहेगा, मैं तो माध्यम हूँ, करेंगे राम। तो इसी विश्वास के ऊपर मैं आपको बोलता हूँ कि 7-8 साल के अंदर जो मेरे बच्चे अगर बहुत बड़ी कोई त्रासदी नहीं आई, तो 99% चांस है कि 7-8 साल के अंदर आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर क्या विलक्षण हम कार्य करने में कामयाब होते हैं। और मैं असली वैदिक गुरुकुल को निकालने में कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी आशा के साथ में मैं ये तैयारियां सारी कर रहा हूँ। तो रिसर्च के विषय इस समय जो मेरे जीवन में चल रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड्स पे तो हम रिसर्च कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। पैटर्न समझ में आ गया है, आपको भारत का सर्वश्रेष्ठ भोजन हम खिला रहे हैं। दूसरी रिसर्च पर्यावरण के क्षेत्र में मिल रही है, जिसकी दायित्व मुझे संगठन के माध्यम से मिला हुआ है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में आप अब देखेंगे, मेरे स्टेटस में भी आप चेंजेस देखेंगे। महत्वपूर्ण रोल जो है वो अब मिल गया है, बड़ा क्षेत्र आ गया है जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे मैं पर्यावरण के क्षेत्र में, देश के पर्यावरण को बचाने के अंदर भी आप महत्वपूर्ण भूमिका में मुझे देख पाएंगे। मैं कुछ कर रहा हूँगा। तीसरा बच्चों का वैदिक गुरुकुल है, जिसके अंदर हम कर रहे होंगे बच्चों के लिए कैसे गुरुकुल खोले जाएं, उनकी शिक्षा प्रणाली किस तरह हो। इनफैक्ट मेरे दोनों बच्चे आगे जाके भविष्य में शिक्षक बने, तैयारी इस चीज़ की चल रही है। शिक्षक को हमने बहुत कम आंका हुआ इस समय देश में। देश के अंदर प्रधानमंत्री के बाद, मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होनी चाहिए, वो मुझे लगता है वो एक शिक्षक की होनी चाहिए। शिक्षक उस पर्टिकुलर वो जो ज़िला है, उस ज़िले के कलेक्टर जितनी पावर होनी चाहिए शिक्षक के हाथ में। अगर वो शिक्षक सच में शिक्षक है तो इतनी ताकत है शिक्षक के हाथ में। हमने शिक्षक को, गुरु को बहुत कम आंका हुआ है। हमने गुरु की उपाधि का, गुरु ने और शिक्षक ने ही खुद उसको खो दिया है, वो अपनी ताकत को नहीं जानते। तो मैं अपने दोनों बच्चों को शिक्षक बनाना चाहूँगा, और वो इतने ज़बरदस्त शिक्षक बने जो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलने में ताकतवर हो जाएं। तो हम उस चीज़ की खोज में लग रहे हैं। तो वैदिक गुरुकुल जो है, इसकी तैयारी चल रही है। ये मेरे अगले 20-30 साल के सबसे बड़े रिसर्च के वर्क्स के अंदर एक रहने वाला है। और इसके अलावा गौ सेवा, जितनी भी गौशालाएँ हैं, गौ माता की किस प्रकार से पूजन हो, गौ माता घर घर जगह जगह पर किस तरह से उनकी गौशालाएँ बने, इसके ऊपर मेरा रिसर्च चल रहा है।
तो ये 4-5 विषय हैं जिनके ऊपर मेरा पूरा फोकस है। आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अभी 40 साल की उम्र है, तो अगर ईश्वर ने चाहा और 60-70 साल हम अगले 30 साल में जीवित रहे, तो अगले 30 सालों में आप इन सारे क्षेत्रों में देखेंगे कि कुछ ना कुछ बड़ा मैं क्लियरली करूँगा। ईश्वर ने आदेश दिया है, ईश्वर आध्यात्मिक बल दे रहा है, आंतरिक शक्तियाँ मुझे महसूस होती हैं और मुझे लगता है विश्व गुरु के माध्यम से हम देश के अंदर, केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग अच्छे जुड़ेंगे और आप देखेंगे, आपको गर्व की अनुभूति होगी कि वरुण को हम इतने पहले समय से जानते हैं और आने वाले समय में ये इतना बड़ा परिवर्तन करने में कामयाब हुआ है। सक्षम हूँ मैं करने के लिए, जो है कर सकता हूँ मैं, और उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव जो है वो लाने में मैं कामयाब भी होऊंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद इतना मिला है, मैं उसका धन्यवाद कभी भी नहीं पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से बिज़नेस किया है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री बिज़नेस किया है मैंने ऑर्गेनिक में। मेरे ख्याल से भारत में शायद ही कोई दूसरा बिज़नेस हो जिसमें किसी व्यक्ति को इतना आशीर्वाद मिला हो, इतना प्यार मिला हो अपने बेनिफिशरीज़ का। कल ही हमारा एक टीममेट था, वो बता रहा था कि सर हम डिलीवरी करने गए, वहाँ पे एक व्यक्ति जो था इतने प्यार से ऐसे नमन करके मुझे बोलता, प्रदीप जी ये 200 रुपये हमारी तरफ से एक्स्ट्रा रखिए। मैंने सर मना कर दिया, उसको मना करने में गर्व महसूस हो रहा था। क्या सर, उन्होंने बोला कि सर 200 रुपये ले लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं ले सकता सर, हमें अलाउड नहीं है। कहते और मेरे प्रति जो है सम्मान बढ़ गया उनका। तो मैंने कहा देखो यार, तुम क्या क्लास जो है, तुम क्या क्लास आगे लेके चल रहे हो, बताओ। ये होती है कि सम्मान और क्लास क्या लेकर चल रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दिन में अब कर रहे हैं। टीम में थोड़ी दिक्कतें पीछे आई, 13 लोगों की टीम थी, उसमें से 7 लोग चले गए। अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस समय हम 6 लोग हैं, लेकिन कंपनी को इतने बेहतरीन तरीके से 6 लोग संभाल रहे हैं, गर्व की अनुभूति हो रही है। 13 लोगों का काम 6 लोग कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही, विदाउट स्ट्रेस। और ये सोचो, छुट्टी मार मार के आराम से काम कर रहे हैं और खींच रहे हैं काम को। तो ईश्वर का चमत्कार है, और ये चमत्कार दिन रात ईश्वर हमारे साथ में करता है, हमें दिखाता है और हमें वो महसूस भी होता है। तो 4th ईयर के ग्रेजुएशन की ये कुछ टॉपिक्स हमारे रह रहे थे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स मेरे ख्याल से मैं कवर कर चुका हूँ। और कोई अगर टॉपिक आपको लगता है आपने सुना हो और अभी तक नहीं उसको क्लियर करा हो तो आप बता दीजिएगा। अगले एपिसोड से हम शुरू करेंगे 4th ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, जब मेरी जॉब शुरू हुई उसके बाद की कहानी। और अब से अगले एपिसोड से आपको पता चलेगा आध्यात्म से मेरा रूबरू होना, जो असली आध्यात्म है, जो ईश्वर का, जो ईश्वर को मैंने अपने सामने साक्षात्कार जिसका किया है। मेरे फेवरेट एपिसोड्स में से एक है। आने वाली जर्नी में ही आपको मेरी सबसे पहली लव लाइफ के बारे में पता चलेगा। गर्लफ्रेंड्स तो मेरी 21 रही, जिनके साथ कम से कम 8-10 के साथ में मैं डायरेक्ट बहुत अच्छी रिलेशनशिप में रहा, लेकिन उनमें भी कौन ऐसी लड़की थी जिससे मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम किया, और जिसके साथ में प्रेम और प्रेम के बाद में बिछड़ना, इन सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल प्रकाष्ठा पे जाकर महसूस किया, और उसने मुझे एक ज़्यादा मैच्योर पर्सन बनाया। सबसे ज़्यादा जो हृदय विदारक घटना मेरे साथ घटी, वो अब अगले 4 सालों के अंदर घटेगी, जिसके एपिसोड्स को हम शुरू करेंगे आने वाले। अगर अभी तक के आपको एपिसोड्स पसंद आए हैं तो तैयार हो जाइएगा, क्योंकि असली जो धमाका है वो इन 4 सालों में, अगले 4 सालों में होने वाला है। आपको जानकर और देखकर और अच्छा लगेगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। भारत वंदे मातरम।